हाँ जी। सो टॉपिक नंबर 1 क्या पढ़ा था बेटा कि सर इस चैप्टर का नाम है सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930। सर सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट क्या करेगा, सेल्स से रिलेटेड जितनी चीजें हैं उसको अमेंड कर देगा, उसको बेटा डिफाइन करके देगा। इट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया। मैंने कहा 1970 सॉरी 1 जुलाई 1930 को ये एप्लीकेबल होता है। और बेटा इसमें से एक वर्ड, पहले जो इसका नाम था वो था इंडियन सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930, लेकिन ये इंडियन वर्ड को एलिमिनेट किया गया यहां से बच्चों 22 सितंबर 1963 में। ठीक है। सेल्स का मतलब क्या होता है सर, सेल्स का मतलब होता है जो नॉन रिवर्सनरी ट्रांसफर होते हैं, मतलब सर ये एब्सोल्यूट ट्रांसफर कहे जा सकते हैं। सर सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट ना पहले कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का ही पार्ट हुआ करता था। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को हम लोग 4 पार्ट के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। पहला सेक्शन 1 से लेकर के 75 तक, जिसको हम लोग कहते हैं बेटा जनरल कॉन्ट्रैक्ट्स। क्या बोलते हैं, जनरल कॉन्ट्रैक्ट्स। सर दूसरा पार्ट जो कि ना सेल्स ऑफ गुड्स से डील करता था वो डिसमेंटल कर दिया गया और एक अलग से ही सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 में बना दिया गया। हमारे लिए तो सिर्फ और सिर्फ अभी सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट की ही बात करनी सही है बच्चों। तो आगे बढ़ते हैं बेटा अपने टॉपिक नंबर 2 की तरफ। मैंने आपको समझाया कि बच्चों देखो जब आप सेल की बात करते हो ना तो हमारे सोसाइटी में 2 तरह के सेल होते हैं। पहला सेल जो गुड्स का होता है और दूसरा सेल जो इमूवेबल प्रॉपर्टी का होता है। गुड्स क्या है बेटा, गुड्स एक मूवेबल प्रॉपर्टी है। गुड्स क्या है बेटा, मूवेबल प्रॉपर्टी। और गुड्स के ऊपर हमेशा लगता है बेटा सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930। क्या लगता है बच्चों, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930। जबकि लैंड, बिल्डिंग, हाउस, इसके ऊपर क्या लगता है बच्चों, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। ठीक है जी। चल टॉपिक नंबर 3 पे आ जाओ। सर बायर क्या है, अब देखो सेक्शन 7 में याद रखना है आपको। तो सेक्शन 2 क्लॉज 1 में बायर की डिफाइन है। बायर क्या है बेटा, कोई भी पर्सन हु बाइज और एग्रीज टू बाय गुड्स, है ना। याद रखो बेटा जो खरीदता है या फिर खरीदने को एग्री भी होता है ना, उसको भी हम लोग बायर की डेफिनेशन में रखते हैं। मतलब बहुत वाइडर डेफिनेशन कवर किया है हमने। पर्सन में यहां पर नेचुरल, आर्टिफिशियल कोई सा भी पर्सन हो सकता है। और बेटा गुड्स की डेफिनेशन सेक्शन 2 क्लॉज 7 में जाकर के पढ़नी थी आपको। फिर मैंने कहा सेलर कौन होता है बेटा, तो सेलर के लिए आपने बताया सर पर्सन हु सेल्स और एग्रीज टू सेल्स गुड्स। अगेन मैं कहूंगा सेक्शन 2 क्लॉज 13 याद रखिएगा यहां पर। और इसमें मैंने आपको कहा कि बायर और सेलर दोनों ही कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि बायर बायर हो और सेलर हो तो कोई मार्केट बन ही नहीं पाएगा, है ना। बायर अलग हो, सेलर अलग हो, दोनों के बीच कोई कम्युनिकेशन ना हो तो क्या कोई मार्केट बन पाएगा बच्चों, कोई मार्केट नहीं बन पाएगा सर। ठीक है। और कह रहे हैं दोनों ही टर्म्स जो है वो वाइडर सेंस में यूज हो रहे हैं, प्रेजेंट भी है और फ्यूचर भी है। मतलब जो खरीद बेच रहा है वो तो बायर सेलर है ही है, जो फ्यूचर में खरीदने और बेचने को एग्री करता है वो भी बायर और सेलर कहलाएगा। दैट्स व्हाई वाइडर सेंस है इसका। चलो आपका फेवरेट सेक्शन, सेक्शन 2 क्लॉज 7। सेक्शन 2 क्लॉज 7 सर मैंने कहा सेक्शन 2 क्लॉज 7 के अंदर याद रखें सबसे पहली चीज क्या, गुड्स। गुड्स का मतलब क्या है, गुड्स मींस मूवेबल प्रॉपर्टी। गुड्स मींस मूवेबल प्रॉपर्टी। गुड्स का मतलब क्या है बेटा, मूवेबल प्रॉपर्टी जिसका शॉर्ट लाइफ स्पैन होता है, कंज्यूमेबल होता है, वैल्यू डिक्रीज होती रहती है और ये इसके ऊपर जीएसटी वगैरह लगता है बेटा, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट लगता है। बोला अदर देन एक्शनेबल क्लेम्स एंड मनी। सर एक्शनेबल क्लेम्स को छोड़ दो, मनी को छोड़ दो। मैंने आपको समझा दिया था एक्शनेबल क्लेम्स क्या होता है, मनी क्या होता है। करंट मनी को छोड़ दोगे, ट्रेडिशनल मनी जो चलता आ रहा है बेटा वो जो है वो हो सकता है कि गुड्स की डेफिनेशन के अंदर आ जाए। इंक्लूड स्टॉक, शेयर्स, ग्रोइंग क्रॉप्स और ग्रास थिंग्स अटैच्ड टू और फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द लैंड, है ना। एक्शनेबल क्लेम्स क्या होता है, मैंने आपको बताया कि विनोद ने बेटा गुड्स सेल किए हैं राजू को, और राजू को 3 महीने बाद जो है विनोद को बेटा 10 लाख रुपए देने हैं, लेकिन विनोद को 3 महीने बाद कोई पेमेंट नहीं मिलती। आप बताओ क्या विनोद एक्शन लेकर के क्लेम मांग सकता है, मतलब सूट फाइल करके क्लेम मांग सकता है क्या। तो विनोद का जो ये सूट होगा बच्चों ये क्या होगा, गुड्स नहीं माने जाएंगे। ये जो सूट है वो बेच नहीं सकता आगे कि भाई मेरी बदले तू सूट कर ले, है ना। और 10 लाख का क्लेम है, एक काम करियो तू 7 लाख रुपए वसूल ले, ठीक है। मेरे को 7 लाख दे दे, तू 10 लाख वसूल ले, कुछ ऐसा, समझ रहे हो। तो वो गुड्स की डिफाइन के अंदर नहीं आएगा। मैंने बताया करेंसी में आप बात करोगे तो करंट करेंसी और ट्रेडिशनल करेंसी, करंट वाला गुड्स नहीं होता, ट्रेडिशनल करेंसी गुड्स में कंसीडर किया जाता है। और याद रखिए बेटा फिक्स डिपॉजिट रिसिट्स भी गुड्स की कैटेगरी के अंदर आते हैं। किसमें आते हैं बच्चों, गुड्स में आते हैं। फिर सर गुड्स टेंजिबल इंटेंजिबल दोनों को ही गुड्स माना जाएगा। गुडविल, ट्रेडमार्क, पेटेंट कुछ भी आ जाए आप। गुड्स इंक्लूड्स गैस, स्टीम, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, डिग्री, ये बता चुका मैं आपको। चलो जी टॉपिक नंबर 4 इज व्हाट क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स। मैंने आपको बताया कि सर क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स को भी समझ लीजिए एक बार ध्यान से, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चे पागल हो जाते हैं, समझ में नहीं आता हो क्या रहा है यहाँ पे। सो क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स में याद रखें 3 तरह के गुड्स है, एग्जिस्टिंग गुड्स, फ्यूचर गुड्स, कॉन्टिंजेंट गुड्स। बोलो कितने तरह के गुड्स है, एग्जिस्टिंग, फ्यूचर, कॉन्टिंजेंट। बोलो एग्जिस्टिंग,
फ्यूचर कॉन्टेंजेंट। कितने गुड्स हैं सर? एग्जिस्टिंग गुड्स को फर्दर 3 पार्ट के अंदर डिवाइड किया। देखो सबसे पहले समझना है अपने को एग्जिस्टिंग गुड्स क्या होते हैं। वो गुड्स जो कॉन्ट्रैक्ट के समय एग्जिस्ट कर रहे हैं, एग्जिस्टिंग गुड्स है। मैं आपसे कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूं और वो गुड्स एग्जिस्टेंस में है, तो एग्जिस्टिंग गुड्स है। अच्छा ये कैसे हो सकते हैं सर? स्पेसिफिक, असर्टेन्ड, अनअसर्टेन्ड। याद कर लो अभी क्या भी, एग्जिस्टिंग, फ्यूचर, कॉन्टेंजेंट। एग्जिस्टिंग, फ्यूचर, कॉन्टेंजेंट। एग्जिस्टिंग में स्पेसिफिक, असर्टेन्ड और अनअसर्टेन्ड। बच्चों एग्जिस्टिंग गुड्स के लिए आ जाता है सेक्शन 6। कौन सा सेक्शन आ जाता है? सेक्शन 6। तो सारे सेक्शंस आप एक पेज पे नोट डाउन कर रहे हो। सेक्शन नंबर 2 क्लॉज 1 देख लिया, 2 क्लॉज 13 देख लिया, 2 क्लॉज 7 देख लिया, सेक्शन 6 देख रहे हो। एग्जिस्टिंग गुड्स की बात करें तो गुड्स आर इन एग्जिस्टेंस। ये गुड्स क्या होते हैं बेटा? एग्जिस्टेंस में होते हैं। ये गुड्स क्या होते हैं बच्चों? एग्जिस्टेंस में होते हैं। बोलो कैसे होते हैं ये? एग्जिस्टेंस में होते हैं। होते या नहीं होते? एग्जिस्टेंस में होते हैं। सर एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल कब होते हैं बेटा ये? जब आप कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स कर रहे हो ना, तब। इवन ये ना आप कह सकते हो ये ऑन्ड है आपके पास, मतलब आपकी ऑनरशिप में है, या ऑनरशिप आपकी भले ना हो लेकिन पोजेस्ड, मतलब आपके पास जरूर है, या आपने एक्वायर कर रखा हो, मतलब सेलर जो है उसके ऑनरशिप में हो, पोजेस्ड हो या एक्वायर्ड हो, तो हम कह देंगे कि ये एग्जिस्टिंग गुड्स है। ये क्या है बेटा? एग्जिस्टिंग गुड्स है। बोलो एग्जिस्टिंग गुड्स के लिए क्या चाहिए सर? एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वो एग्जिस्ट करती हो। कहां एग्जिस्ट करती हो बेटा? सेलर के पास। कहां पे? सेलर के पास। या तो ऑन्ड हो, पोजेस्ड हो या फिर एक्वायर्ड हो, तो इसको बोलेंगे बेटा एग्जिस्टिंग गुड्स। अब एग्जिस्टिंग में भी कितने होते हैं? 3। स्पेसिफिक, असर्टेन, अनअसर्ट। स्पेसिफिक क्या होते हैं? आप गए, आपने आइडेंटिफाई किया बेटा आप कौन हो? बायर। बायर ने आइडेंटिफाई किया और एग्री किया उठा के, ओ भाई यही चाहिए अपने को। बायर आइडेंटिफाइड एंड एग्रीड एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, है ना? तो बेटा इसको बोलेंगे स्पेसिफिक गुड्स। क्या बोलेंगे बेटा? मतलब सर, मतलब मैंने आपको कहा ना एग्जिस्टिंग है भैया, ये ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, और तुम आए, तुमने इसको उठाया, तुमने इसको देखा कि भाई साहब आइडेंटिफाई कर लिया तुमने, और तुम इस पे एग्री कर गए, दिस वन, पेमेंट दी, लेके चले गए। बहुत सिंपल है। स्पेसिफिक गुड्स, है ना भाई? एप्पल 12 प्रो लेने गए, आपने उठाया भैया यही वाला चाहिए, है ना? 12 प्रो लिया आपने, पैसे दिए, कहानी खत्म। पैसे होने चाहिए बस आपके पास। करेक्ट है? बोलो ना, समझ में आ रहा है क्या? आप गए बेटा शोरूम में, बहुत सारी कार थी, आपने एक कार पे हाथ डाला, ये वाली कार, ये मस्त है, और लिया, पैसे दिए, चल दिए। समझिए? स्पेसिफिक। नेक्स्ट है असर्टेन्ड। क्या है बेटा? असर्टेन्ड। देखो असर्टेन्ड क्या होता है? पहली बात सुन लो। कह रहे हैं तुमने ना जबरदस्ती का एक कॉन्सेप्ट डेवलप कर रखा है जिसको आप कह रहे हो असर्टेन्ड। क्या कर रहे हो? तो मैंने कहा ठीक है, जबरदस्ती वाले को थोड़ी देर में पढ़ेंगे, पहले देख लो अनअसर्टेन्ड। एक हो सकता है स्पेसिफिक, गए और यही वाला चाहिए, लेके चले आए, चलो स्पेसिफिक। और एक होता है अनअसर्टेन्ड, असर्टेन्ड नहीं था, अनअसर्टेन्ड मतलब असर्टेन्ड नहीं था। देखो बेटा, नॉट स्पेसिफिकली आइडेंटिफाइड, आपने आइडेंटिफाई नहीं किया। क्या नहीं किया? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल जब हो रहा था आपने कहा कि भैया मेरे को नमक चाहिए, बोला मिल जाएगा, लेकिन तुमने आइडेंटिफाई नहीं किया कि यही वाला पैकेट चाहिए मेरे को। बोलो अनअसर्टेन्ड है या नहीं है? अनअसर्टेन्ड है या नहीं है? अनअसर्टेन्ड है। तुमने सिर्फ डिस्क्राइब किया था, वो वाला देना, वो टाटा का आता ना, टाटा वाला, वो वाला देना मेरे को। तुमने सिर्फ डिस्क्राइब किया था, यू जस्ट डिस्क्राइब्ड ओनली। इज दिस क्लियर? तुमने किया क्या है? तुमने डिस्क्राइब किया है मेरे बच्चों, लेकिन तुमने ना उसको आइडेंटिफाई नहीं किया कि यही वाला चाहिए। इज दिस क्लियर ना? तो बच्चों अनसर्टेन गुड्स में जैसे मिस्टर ए है सेलर, मिस्टर बी है बायर, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ कॉटन बेल्स, है ना? अब यार गोडाउन में बहुत सारे कॉटन बेल्स रखे हुए हैं, तुमने कहा मेरे को कॉटन बेल्स चाहिए, उठा करके एक दे दिया आपको, आपने अनसर्टेन गुड्स लिए। क्या लिए हैं? क्या ले सकते हैं अनसर्टेन गुड्स? बहुत सारे केसेस में हम अनसर्टेन गुड्स ही लेते हैं। लेते हैं नहीं लेते, है ना? हमें आइडेंटिफाई करने का मौका भी नहीं मिलता। अब देखो एक क्या होता है असर्टेन्ड, और एक मैंने आपको पढ़ा दिया स्पेसिफिक। अब अनअसर्टेन्ड पढ़ा दिया, अब आ जाओ असर्टेन्ड पे। पहले तो सुन लो, कह रही असर्टेन्ड असर्टेन्ड कुछ नहीं, सब स्पेसिफिक ही होता है। सब क्या होते हैं?
मतलब सर स्पेसिफिक जो फर्स्ट पढ़ा और जो थर्ड वाला पढ़ा अनअसर्टेन, यही इंपॉर्टेंट है। और ये तो क्या है बेटा, असर्टेन्ड, वो बाद में स्पेसिफिक ही बन रहे हैं। बाद में क्या बन रहे हैं वो, ठीक है। लेकिन देखो काफी बार क्या होता है, आपने स्पेसिफिक गुड्स को आइडेंटिफाई कर लिया था और एग्री हो गए थे एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। जिस समय तुम कॉन्ट्रैक्ट कर रहे थे ना, उसी समय पर तुमने आइडेंटिफाई कर लिया था, एग्री कर लिया था बेटा स्पेसिफिक गुड्स बोल देंगे। लेकिन कुछ गुड्स ऐसे होते हैं बेटा, तुम आइडेंटिफाई तो कर रहे हो, देखो असर्टेन्ड आइडेंटिफाई तो कर रहे हो, लेकिन कब, आफ्टर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल मेड, जब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हो गया तब। और इनको तो बेटा लॉ में भी जगह नहीं मिली, ये डिफाइंड भी नहीं है लॉ में, ये तो कॉन्सेप्ट के तौर पे आपको पढ़ाया जा रहा है, अदरवाइज ये लॉ में डिफाइंड नहीं। करेक्ट है। जैसे सर, जैसे देखो सर, मेरे को कॉटन बेल्स चाहिए, आपने आया पैसे दे दिए आपने, मैंने कहा ठीक है जी मिल जाएंगे। आप गए, अब देखो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हो चुका है, बट यू डिडंट आइडेंटिफाइड, अभी तक तुमने आइडेंटिफाई नहीं किया। आइडेंटिफाई किया क्या, तुमने अभी तक आइडेंटिफाई नहीं किया। अब जब तुम सब कुछ कर चुके हो, पैसे वैसे हो चुके हैं, तब तुम गोडाउन में जाकर के और एक बेल जो है वो लेकर के आ रहे हो, अब तुम आइडेंटिफिकेशन कर रहे हो। लेकिन ये आइडेंटिफिकेशन कब हो रहा है, आफ्टर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। तो मतलब क्या, देखो सुनो मेरी बात को, एक जगह पे क्या हो रहा था, आप याद करो, पहले वाले में क्या बोला, स्पेसिफिक में जब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हो रहा है ना, उसी समय में तुमने आइडेंटिफाई किया है। लेकिन बेटा जब हम बात कर रहे हैं असर्टेन्ड की, तो तुम कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में पहले आ चुके हो और आइडेंटिफाई तुम बाद में कर रहे हो। अबे बट आइडेंटिफिकेशन तो है ना, बोलो आइडेंटिफिकेशन है या नहीं है, आइडेंटिफिकेशन है ना। बस वो आइडेंटिफिकेशन एक बार जब कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तभी आ रहा है, और दूसरी बार में कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद आ रहा है। तो जब कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तभी आ रहा है तो उसको क्या बोल रहे हैं, स्पेसिफिक। और दूसरा कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद आ रहा है तो क्या बोल रहे हैं, असर्टेन्ड। क्या बोल रहे हैं, और अनअसर्टेन्ड में तो कुछ नहीं, देखा ही नहीं, कॉटन बेल्स दे दो, निकाल के लाया, लो जी चलो जी, कहानी खत्म। बोलो जी क्लियर है क्या। ऐसे तुम परचेज करने जाते हो, ऐसे ही परचेज करते हो ना, देख करके मस्त बिल्कुल, है ना, थपकी उपकी मार के बजा करके देख लेते हो, भाई बढ़िया चीज है, चल यही ले चलते हैं। काफी बार क्या होता है, तुम पैसे पहले देते हो, भैया दिखाना जरा, बाद में तुम देखते हो, होता है बहुत सारी चीजों में ऐसा भी होता है। और काफी चीजों में तुम देखते भी नहीं हो, वो लाता है गोडाउन से, तुम्हें दे देता है और तुम लेकर के चल देते हो, कोई दिक्कत तो नहीं ना, होता है ऐसा नहीं होता, होता है सर। मतलब सेल जनरली तीन तरह के हो रहे हैं, तीन तरह के ये हो रहे हैं, है ना। और इसको बोल रहे हैं बेटा एग्जिस्टिंग गुड्स के लिए। किसके लिए हो रहा है ये, चलो बोलो जी, फ्यूचर गुड्स की तरफ आ जाए। एग्जिस्टिंग गुड्स में आपने देख लिया बेटा सेक्शन 6 में डिफाइंड है, कहां डिफाइंड है, सेक्शन 6 में। बोलो कौन से सेक्शन में डिफाइंड है सर, सेक्शन नंबर 6 में। कौन से सेक्शन में सर, सेक्शन नंबर 6 में। अब आ जाओ सेक्शन 2 क्लॉज 6, सेक्शन 2 क्लॉज 6, फ्यूचर गुड्स। क्या बोल रहे हैं बेटा, फ्यूचर गुड्स। बोलो क्या बोल रहे हैं, बोलो ना बे, फ्यूचर गुड्स। कौन से गुड्स है, फ्यूचर गुड्स। अब बताओ क्या पढ़ लिया, सेक्शन 2 क्लॉज 1 बायर, सेक्शन 2 क्लॉज 7 गुड्स, सेक्शन 2 क्लॉज 13 सेलर, पढ़ लिया क्या। फिर सेक्शन 6 क्या, सेक्शन 6 कौन से गुड्स, एग्जिस्टिंग गुड्स। सेक्शन 6 कौन से गुड्स, बेटा पेज पे लिखते रहना, बेटा पेज पे लिखते रहना, ठीक है ना। ये 4 सेक्शन डन, 5वां सेक्शन तुम्हारी सेल्स ऑफ गुड्स का सेक्शन 2 क्लॉज 6। सेक्शन 2 क्लॉज बोलते फ्यूचर गुड्स। गुड्स मतलब क्या, टू बी प्रोड्यूस्ड और मैन्युफैक्चर्ड और एक्वायर्ड। सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड्स ध्यान देना बेटा, कह रहे टू बी प्रोड्यूस्ड। सर हम प्रोड्यूस करेंगे, और ये टू बी सबके लिए कॉमन है, टू बी मैन्युफैक्चर्ड या टू बी एक्वायर्ड। सर हम प्रोडक्शन करने वाले हैं या मैन्युफैक्चर करने वाले हैं या एक्वायर करने वाले। बोलो टू बी प्रोड्यूस्ड, मैन्युफैक्चर्ड और एक्वायर्ड फॉर फ्यूचर सेल। किसके लिए बेटा, अभी है नहीं मेरे पास, अभी ये गुड्स है नहीं मेरे पास, एग्जिस्टेंस में नहीं है भाई, फ्यूचर है, बट हम प्रोड्यूस करने वाले हैं, मैन्युफैक्चर करने वाले हैं, एक्वायर करने वाले। बोलो जी कोई दिक्कत क्या। होता है ना काफी बार, जैसे मान लो कि हमने कोई नया कोर्स लॉन्च किया, टू बी प्रोड्यूस्ड, बट एडमिशंस पहले से स्टार्ट है, होता है या नहीं होता,
फ्यूचर गुड्स। क्या है बेटा? फ्यूचर गुड्स। क्या है ये? फ्यूचर गुड्स आर नॉट इन एग्जिस्टेंस। देखो ना बेटा, गुड्स अभी एग्जिस्टेंस में है ही नहीं। और तुम एक बात बताओ, देखो हमने पढ़ा, पहला वाला पॉइंट क्या पढ़ा हमने, बताओ जल्दी। एग्जिस्टिंग गुड्स। एग्जिस्टिंग गुड्स में ना चाहे अनसर्टेन्ड हो, चाहे असर्टेन्ड हो, चाहे स्पेसिफिक हो, वहां हो रहा है सेल्स ऑफ गुड्स। क्या हो रहा है वहां? सीधी सी बात है। लेकिन फ्यूचर गुड्स में क्या होगा? एग्रीमेंट टू सेल हो सकता है। एक बात बताओ, तुम आए, तुमने मुझे कहा सर सीए इंटर पढ़ना है अपने को, मैंने कहा ठीक है हो जाएगा, लेकिन अभी तो बैच है नहीं। तो एक काम करते हैं, जब बैच बनेगा ना, मैंने आपको कहा दिसंबर से जब बैच बनाएंगे ना तब से करेंगे। दिसंबर जनवरी से जब बैच बनाएंगे तब से करेंगे। अभी तुमने मुझे कुछ फीस वीस दे दी, तुम्हारा एडमिशन एनरोलमेंट हो गया, लेकिन एक बात बताओ, ये सेल है या ये एग्रीमेंट टू सेल है? एग्रीमेंट टू सेल है भाई। फ्यूचर गुड्स में हमेशा क्या होगा? एग्रीमेंट टू सेल। बोलो ना, फ्यूचर गुड्स में हमेशा क्या होगा? हाउ कैन आई सेल फ्यूचर गुड्स? भाई सीधी सी बात है ना, मैं फ्यूचर गुड्स को कैसे सेल कर पाऊंगा? जो गुड्स अभी एग्जिस्टेंस में नहीं है उनका सेल कर दोगे क्या तुम? नहीं ना, पॉसिबल नहीं है मेरे बच्चों, पॉसिबल नहीं है। वही है, मिस्टर ए फार्मर है, मैगडी को एग्रीमेंट टू सेल करता है पोटैटो टू बी प्रोड्यूस्ड इन मिस्टर एज फील्ड। कह रहा मेरे फील्ड में जितने पोटैटोज होंगे मैं आपको सेल कर दूंगा, लेकिन होने तो दो। टू बी प्रोड्यूस्ड, टू बी मैन्युफैक्चर्ड, टू बी एक्वायर्ड। ओके जी सर, एक और है कॉन्टिंजेंट गुड्स। ये क्या होते हैं ये भी बता दो। देखो बेटा, द एक्विजिशन ऑफ विच बाय द सेलर डिपेंड्स अपॉन द अनसर्टेन कॉन्टिंजेंट और अनसर्टेन इवेंट। होता है ना, मैंने कहा शिप से कोई सामान आ रहा है, जैसे ही आ जाएगा आपको, देखो टू बी प्रोड्यूस नहीं है, टू बी मैन्युफैक्चर्ड नहीं है, टू बी एक्वायर्ड नहीं है, यहां मैं कॉन्टिंजेंट हूं। भाई भाई ये ट्रांजिट से आ रहा है, भाई ये शिप से आ रहा है, हो सकता है आए, हो सकता है ना आए, आग लग जाए। होता है नहीं होता? तो वहां कॉन्टिंजेंसी है कि वो गुड्स आएंगे भी या नहीं आएंगे, वो गुड्स आएंगे भी या नहीं आएंगे, वो कॉन्टिंजेंसी है, तो इसलिए कॉन्टिंजेंट गुड्स। और बेटा कॉन्टिंजेंट गुड्स में भी याद रखिएगा, एग्रीमेंट टू सेल होता है, सेल नहीं होता। क्या होता है? एग्रीमेंट टू सेल होता है, सेल नहीं होता। मतलब सेल कहां होता है सर? एग्जिस्टिंग गुड्स का। सेल किसका होता है बेटा? एग्जिस्टिंग गुड्स का। बिल्कुल सर, कोई दिक्कत बताओ, चलो कोई दिक्कत है क्या? नहीं। चलो फाइनली आज की क्लास स्टार्ट करते हैं बच्चों। आइए जरा स्टार्ट करते हैं टॉपिक नंबर 7, दैट इज डिलीवरी। देखिए डिलीवरी, इट्स फॉर्म्स एंड डेरिवेशंस। बात कर रहे हैं बच्चों डिलीवरी की। डिलीवरी क्या है देखिए जरा ध्यान से, विस्तार से पढ़ते हैं जरा। अ लड्डू टॉपिक, डिलीवरी इज, कह रहे सर डिलीवरी मीन्स वॉलंटरी ट्रांसफर। तुम जरा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट याद करना जरा। कॉन्ट्रैक्ट, सर जब कॉन्ट्रैक्ट होता है तो कंसिडरेशन होता है क्या? और कंसिडरेशन जो होता है वो बंदूक की नोक पे लिया जाता है क्या? चाकू दिखा के लिया जाता है क्या? ठीक वैसे ही जब आप डिलीवरी ले रहे हो, काइंड ऑफ कंसिडरेशन है। तुमने पैसे दिए और सामने से क्या कंसिडरेशन आ रहा है? डिलीवरी ऑफ गुड्स। हाँ या ना? ये फ्री होना चाहिए, ये फ्री होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? ये कैसा होना चाहिए सर? ये फ्री होना चाहिए। पहले तो देखो, जब हम लिखते हैं वॉलंटरी ट्रांसफर, मतलब क्या है? अपनी इच्छा, अपनी इच्छा से। मैंने तुमको गन पॉइंट पे कहा कि ये प्रॉपर्टी, ये मोबाइल बड़ा अच्छा लग रहा है, गन पॉइंट पे मैंने कहा ये प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी इन द सेंस ये मोबाइल मेरे नाम करते। अब मरता क्या ना करता भाई साहब, आपको वो मोबाइल तो देना ही पड़ेगा ना। जिंदगी इंपॉर्टेंट है या मोबाइल? मुझे पता है तुम्हारे लिए मोबाइल इंपॉर्टेंट है, लेकिन फिर भी मोबाइल नहीं, जिंदगी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है बेटा। तो भाई साहब तुमने क्या किया? तुमने वो मोबाइल मुझे दे दिया, लेकिन एक बात बताओ, क्या वो डिलीवरी है? नहीं। डिलीवरी कैसी होनी चाहिए? वॉलंटरी होनी चाहिए। ट्रांसफर कैसा होना चाहिए? वॉलंटरी होना चाहिए। देखो बेटा क्या बोल रहे हैं, डिलीवरी मीन्स वॉलंटरी ट्रांसफर। बोलो क्या डिलीवरी का मतलब क्या है? वॉलंटरी ट्रांसफर ऑफ पोजेशन। पोजेशन समझते हो ना? कल तुम्हारे पास थी वो चीज, तुम्हारे पास पोजेस थी, आज मेरे पास है। फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, और इसके लिए सेक्शन आ गया सेक्शन 2 क्लॉज 2। सेक्शन 2 क्लॉज, अब टोटल सेक्शंस याद दिलाओ। सेक्शन 2 क्लॉज 1 पढ़ लिया। सेक्शन 2 क्लॉज 1 क्या है? 2 क्लॉज 1 क्या है? बायर, बायर, बायर। सेक्शन 2 क्लॉज 2 डिलीवरी,
सेक्शन 2 क्लॉज 2 क्या आ रहा है? सेक्शन 2 क्लॉज 7 क्या आ रहा था? गुड्स। इससे पहले सेक्शन 2 क्लॉज 6 भी आया था क्या? सेक्शन 2 क्लॉज 6 अभी पढ़ाया मैंने तुमको, देखो ये ना फटूरे गुड्स है ना, फटूरे गुड्स। सेक्शन 2 क्लॉज 6 क्या है बेटा? फ्यूचर गुड्स। तो सेक्शन 2 क्लॉज 1, सेक्शन 2 क्लॉज 6, सेक्शन 2 क्लॉज सेक्शन 2 क्लॉज 2, सेक्शन 2 क्लॉज 6, सेक्शन 2 क्लॉज 7, सेक्शन 2 क्लॉज 13 याद हो गया? सेक्शन 2 क्लॉज 13 याद हो गया? सेलर की डेफिनेशन है वहां पे। फिर सेक्शन 6 क्या बताया? सेक्शन 6 6 सेक्शंस हो गए टोटल। करेक्ट है? डेफिनेशन के 5 सेक्शंस और एक अलग से सेक्शन, सेक्शन नंबर 6। चलो हाँ जी, हाँ वही कह रहा हूं, सेक्शन 6 आ जाता है ना उसमें। क्लॉज 2 बोल दे भाई, वो सेक्शन 6 के साथ क्लॉज नहीं आता, क्या आता है? सब सेक्शन। फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, तो बोल दिया ना बेटा, सेक्शन 6 का ही तो पार्ट है वो। फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, बोलो जी, फैक्ट फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। एज अ जनरल रूल डिलीवरी ऑफ गुड्स, क्या बोल रहे बच्चों? मे बी मेड बाय डूइंग एनीथिंग। डिलीवरी ऑफ गुड्स कैसे होगा? बाय डूइंग एनीथिंग। देखना ध्यान से, कह रहे डिलीवरी ऑफ गुड्स मे बी मेड बाय डूइंग एनीथिंग। कुछ करो तुम, कुछ करो तुम, लेकिन हम मान लेंगे वो डिलीवरी ऑफ गुड्स हो गया। कैसे सर? मतलब मान लो गुड्स रखे हैं साइड में और मैं नाच लूं एक बार, क्या डिलीवरी ऑफ गुड्स हो गया? डूइंग एनीथिंग बोल रहे हैं ना, ये बोल रहे हैं ना। तो बेटा जब हम लॉ पढ़ते हैं ना, तो लॉ पढ़ते वक्त काफी बार हमें लिटरल इंटरप्रिटेशन नहीं चाहिए होता है। अगर आप इसका लिटरल इंटरप्रिटेशन निकालने बैठे, और लॉ में तो लिखा है डूइंग एनीथिंग, चल नाच लेते हैं और बोल देंगे ओए डूइंग एनीथिंग था, डिलीवरी हो गया, डिलीवरी हो गया भाई। अरे नहीं मेरे दोस्त, इन जनरल द रूल ऑफ डिलीवरी ऑफ गुड्स मे बी मेड बाय डूइंग एनीथिंग विच हैज बीन, आगे देखो इसके साथ क्या लिखा, डूइंग एनीथिंग के बाद कॉमा के बाद क्या लिखा, विच हैज द इफेक्ट ऑफ पुटिंग द गुड्स। भाई कुछ ऐसा करो जिसकी वजह से तुम गुड्स को पोजेशन में डाल रहे हो बायर के। फॉर एग्जाम्पल, तुमने मुझे फोन किया, सर फेयर एंड लवली चाहिए अपने को। मैंने कहा बिल्कुल, मैंने एक क्रेट लिया फेयर एंड लवली जो है, पैक किया, और मैंने उसको ना एक उसको दे दिया, क्या बोलते हैं वो, डिलीवरीज करके एक कंपनी आती है, उसको दे दिया मैंने, है ना। फेडेक्स करके एक कंपनी आती है, उसको दे दिया मैंने। वो तुमको क्या करेगी बेटा? उसको ट्रांसफर कर देगी। बताओ एक बात मुझे ये बताओ, मैंने इफेक्ट ऑफ पुटिंग द गुड्स, मैंने इफेक्ट, देखो जो भी क्या बोल रहे हैं, डूइंग एनीथिंग, कुछ भी करो, लेकिन उस एनीथिंग से क्या होना चाहिए? उस एनीथिंग से इफेक्ट ऑफ पुटिंग द गुड इन द पोजीशन ऑफ द बायर। भाई वो जो भी काम कर रहे हो ना, उससे इफेक्ट क्या आना चाहिए? उससे इफेक्ट आना चाहिए कि वो गुड्स जो है वो बायर के पोजीशन तक पहुंच जाए। डूइंग एनीथिंग क्या, जिससे इफेक्ट ये हो कि वो गुड्स बायर के पोजीशन तक पहुंच जाए। कहां पहुंच जाए बोलो? बायर के पोजीशन तक पहुंच जाए। मेरे दोस्त कहां पहुंच जाए? मतलब कुछ भी नहीं करना यार, एक बार ठुमका लगा देते हैं, कहानी खत्म। बेटा आगे देखो, कॉमा के बाद कुछ लिखा है, डूइंग एनीथिंग जिसकी वजह से इफेक्ट ये हो कि वो गुड्स पहुंच जाए इन द पोजीशन ऑफ बायर, इन द पोजीशन ऑफ, बोलो जी, इन द पोजीशन ऑफ। या मान लो बायर नहीं है, बायर ने खरीद लिया और उसके बाद बेटा वो चला गया घूमने, हो सकता है क्या? काफी बार होता है। याद करो ना, तुम काफी बार ऑर्डर तो बुक कर देते हो, लेकिन जिस दिन डिलीवरी आनी है उस दिन तुम घर पे अवेलेबल नहीं हो। तो क्या तुम पड़ोसी को फोन करते हो या नहीं करते? भैया पैकेट आया, ले लियो, करते हो ना। आप अपने घर में से किसी और मेंबर को बताते हो या नहीं बताते? ये लो जी पैकेट आएगा, ले लेना, है ना, करते हैं आप। ऐसा ही होता है सर। यानी कि आप या तो बायर को डिलीवरी के लिए कोई भी इफेक्ट हो रहा है, या एनी पर्सन ऑथोराइज टू होल्ड देम ऑन बिहाफ ऑफ बायर। बोलो जी, कोई डाउट है क्या? एक बार जल्दी से, डिलीवरी मींस वॉलंटरी ट्रांसफर ऑफ पोजेशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। सेक्शन 2 क्लॉज 2। ओ बच्चों, सेक्शन 2 क्लॉज 2, सेक्शन 2 क्लॉज 2, सेक्शन 2 क्लॉज 2 क्या बोल रहे हैं बेटा? डिलीवरी मींस वॉलंटरी ट्रांसफर, क्या? किस चीज का? पोजेशन का। किसका? पोजेशन का। फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, सेक्शन 2 क्लॉज 2। इन जनरल डिलीवरी का मतलब क्या? डिलीवरी में बी मेड बाय डूइंग एनीथिंग,
but which has the effect of putting the goods in the possession of the buyer or any other person authorized by the buyer. बोलो जी कोई डाउट है क्या? बोलो जी कोई डाउट है क्या? नो सर कोई डाउट नहीं है सर. बहुत बढ़िया बेटा, कोई डाउट होना भी नहीं चाहिए. आ जाओ अब आगे. सर फॉर्म्स ऑफ डिलीवरी की बात करते हैं. एक बात बताओ, डिलीवरी कितने तरह की होती है उसकी बात हो रही है अब. फॉर्म्स ऑफ डिलीवरी कह रहे सर डिलीवरी 3 तरह की है. बोलो कितने तरह की है? एक है एक्चुअल डिलीवरी, क्या है बच्चों? दूसरा है कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी, तीसरा है सिंबॉलिक डिलीवरी. एक्चुअल, कंस्ट्रक्टिव, सिंबॉलिक. बोलो ना बे, एक्चुअल, कंस्ट्रक्टिव, सिंबॉलिक. बोलो बोलो बोलो, एक्चुअल, कंस्ट्रक्टिव, सिंबॉलिक. चलो एक बार पीछे की चीजें याद करते हैं, देखते तुम गजनी टाइप तो नहीं हो गई. हाँ जी, एक बार बताओ जरा, डिलीवरी जो है वो डिलीवरी सेक्शन कौन सा आता है इसमें? सेक्शन 2 डिलीवरी की डिफाइन क्या है? वॉलेंट्री ट्रांसफर ऑफ पोजेशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर. अच्छा, इन जनरल डिलीवरी को डिलीवरी कब कहा जाता है? बोलो, इन जनरल डिलीवरी को डिलीवरी कब कहा जाता है? डूइंग एनीथिंग जिसका इफेक्ट क्या हो कि गुड्स का पोजेशन बायर तक या बायर के द्वारा ऑथराइज पर्सन तक पहुंच जाए. फॉर्म्स ऑफ डिलीवरी में देखिए बेटा, फॉलोइंग आर द काइंड्स ऑफ डिलीवरी फॉर द ट्रांसफर ऑफ पोजेशन. है ना? एक बात बताओ ना बेटा, सुनो ना, तुमसे कोई बोले एक लाइन में बता डिलीवरी का मतलब क्या, तो तुम क्या देना? ट्रांसफर ऑफ पोजीशन. तुम क्या बोलोगे बे? तुमको बोले एक बड़ी लाइन में बता ट्रांसफर ऑफ पोजीशन का मतलब क्या? फ्रॉम द बायर टू द. ओजिक समझ में आ रही बात? अगर कोई तुमसे पूछे भैया ये डिलीवरी क्या होता है, भैया ये ट्रांसफर ऑफ पोजीशन होता है, पोजीशन का ट्रांसफर करना है फ्रॉम द बायर टू द सेलर. बोलो जी कोई डाउट है क्या? नहीं ना? बड़ी लाइन पूछे तो ट्रांसफर ऑफ पोजीशन फ्रॉम द बायर टू द सेलर. छोटी लाइन पूछे तो बेटा ट्रांसफर ऑफ पोजीशन क्या है बेटा? बोलते हैं, कहने वाले लोग ऐसा कहते हैं, ओ बेटा सुनना, ऐसा कहा जाता है कि बेटा 3 तरह की डिलीवरी है. एक्चुअल डिलीवरी, कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी एंड सिंबॉलिक डिलीवरी. बोलो ना कितने तरह की डिलीवरी है? बोलिए कितने तरह की डिलीवरी है बच्चों? अब आ जाओ जरा एक्चुअल डिलीवरी पे. कहां पे? एक्चुअल डिलीवरी पे. कह रहे व्हेन द गुड्स आर फिजिकली डिलीवर्ड टू द बायर. बहुत सिंपल सी बात है भाई, गुड्स को फिजिकली डिलीवर्ड किया जा रहा है कहां पे? टू द, है ना? समझ में भी आता है अपने को, कुछ नया तो है नहीं. अरे तुम कितनी बार, अबे तुम बायर हो या नहीं हो, तो तुम अपने आप को बायर सेलर एज्यूम करो ना, चैप्टर अपने आप ही समझ में आ जाएगा. कुछ नया थोड़ी है भाई, हमारे आसपास में जो घटित हो रहा है वो लॉ में दिया हुआ है ना? तो तुम देखो ना, व्हेन द गुड्स आर फिजिकली डिलीवर्ड टू द बायर्स, भैया फिजिकली आपके पास वो चीज आ गई. एक्चुअल डिलीवरी टेक प्लेस व्हेन द सेलर ट्रांसफर द फिजिकल पोजीशन. बेटा एक्चुअल डिलीवरी कब होती है? जब फिजिकल पोजीशन जो है वो ट्रांसफर हो जाता है गुड्स टू द बायर्स or to the third person authorized to the hold the goods on behalf of the buyer. This is the most common method of delivery. Delivery का सबसे common method यही है, actual delivery. क्या है बेटा? और आपको कोई दिक्कत भी नहीं हुई actual delivery समझने में. समस्या कहां आती है? समस्या आती है बेटा ये acknowledgement वाली बात समझने में, यानी कंस्ट्रक्शन डिलीवरी समझने में. और सिंबॉलिक डिलीवरी भी आसानी है. जरा एक बार सुनना, जरा ये भी कुछ नहीं है. कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी सुनना. कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी क्या हो रहा है? When it is effect without any change. मेरे बच्चों ध्यान से सुनना, ये इंपॉर्टेंट लाइन है. Without any change in the custody or actual possession of the things, as in the case of the delivery of adornment. सर नहीं समझ में आ रहा. अरे कैसे आएगा बेटा, सुनना ध्यान से. ये जो बाबूजी है ना, ये बाबूजी, ये वेयर हाउस मैन है, समझ रहे हो? ये कौन है? वेयर हाउस मैन है, ये वाले भैया. ये मिस्टर ए और ये मिस्टर बी. ओके बाबूजी, मिस्टर ए ने क्या किया था? मिस्टर ए ने अपना कुछ सामान, ये जो सामान है ना, ये मिस्टर ए का है, उसको उसने वेयर हाउस मैन के पास वेयर हाउस में रख दिया. रख सकता है? क्राइम तो नहीं है, रख सकता है सर.
मिस्टर ए ने रख दिया। अच्छा एक बात बताओ, ये भी ना, ये मिस्टर ए ने क्यों रखा है पता है? कि ना धीरे धीरे करके सोल्ड करता रहूंगा, बेचता रहूंगा, धीरे धीरे करके मैं बेचता रहूंगा, धीरे धीरे ग्रेजुअली मैं बेचता रहूंगा, वहां से जितने ऑर्डर आएंगे मैं निकाल निकाल के बेचता रहूंगा। ये मिस्टर ए ने सोचा। लेकिन मिस्टर ए सोच रहा था कि मैं तो धीरे धीरे करके बेचूंगा। मिस्टर बी एकदम से मिस्टर ए से कांटेक्ट करता है, कहता सारा माल दे दे। क्या दे दे? सारा का सारा। मिस्टर ए रेडी है। मिस्टर ए को क्या चाहिए? एकदम से अगर ग्राहक मिल जाए जो सारा माल खरीदने को तैयार है, वो कहेगा नहीं नहीं आराम से बेचूंगा। अरे भाई तेरा पर्पस बेच करके पैसा कमाना है ना, वो बेच के पैसा कमा लेगा। लेकिन मिस्टर बी क्या बोल रहा है? मिस्टर बी कहता है मिस्टर ए को, मिस्टर ए सुनो सुनो सुनो, मेरे को ना ये गुड्स ना, जैसे तुम कह रहे थे ना ग्रेजुअली थोड़ा थोड़ा बेचना है, मुझे भी ना ये गुड्स थोड़ा थोड़ा ही बेचना है। मैं भी एक सेलर ही हूं, आपसे सस्ते में खरीद लूंगा और दूसरे को थोड़ा सा अपना प्रॉफिट मार्जिन लगा करके बेच दूंगा। तो मैं चाहता हूं कि मैं वेयर हाउस वहां से निकालूं और अपने किसी और अलग वेयर हाउस में लेकर के जाऊं। ये ट्रांजिट का खर्चा, ये सब चीजें बियर ना करूं। आप वहीं रहने दो ना उसको, आप वहीं रहने दो। बस आप मुझे क्या दे दो? एक एक्नॉलेजमेंट दे दो। क्या दे दो? एक्नॉलेजमेंट कि ये गुड्स अब किससे बिलोंग करते हैं? मिस्टर बी से। एक्नॉलेजमेंट मतलब रिसिप्ट कि मैंने आपको पेमेंट दे दी है और ये गुड्स अब मेरे हुए, है ना? ये गुड्स अब किसके हुए बेटा? मेरे हुए। बेटा इस तरह की डिलीवरी भी होती होगी क्या? इसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। क्या बोलते हैं इसको? मेरे बच्चों ध्यान से देखना एक बार और। When it is effected without any change in the custody or actual possession, बोलो भी, without any change in the custody or actual possession। समझ में आ रहा है क्या? without any change in the custody or actual possession। हो रहा है या नहीं हो रहा? कस्टडी में चेंज हो रहा है क्या? नहीं। पोजेशन में चेंज हो रहा है क्या? एक्चुअल पोजेशन में चेंज हो रहा है क्या? नहीं। बस एक्नॉलेजमेंट दे दी गई है। क्या दे दी गई है? एक्नॉलेजमेंट दे दी गई। warehousman holding the goods of A agrees to hold them on behalf of B at A's request। Constructive delivery take place when a person in possession of the goods belongs to the seller acknowledges to the buyer that he holds the goods on buyer's behalf। on behalf। बोलो जी, डाउट है क्या? तीसरी जो डिलीवरी आ रही है वो है सिंबॉलिक डिलीवरी। कभी तुम लोग देखना, कभी तुम लोग घर वर खरीदने जाना और तुम ना प्रॉपर्टी डीलर के यहां बैठे हुए हो, तो क्या लगता है तुमने दिए, मान लेते हैं उसको 50-60 लाख रुपए दिए तुमने, और तुम क्या उम्मीद करते हो वो तुम्हें उस प्रॉपर्टी डीलर की जो आप ऑफिस में बैठे हो वहां पे तुम्हें घर ला करके दे देगा, ये ले भाई घर, ये तेरा घर है, जा घुस जा, सो जा आराम से। नहीं हो सकता भाई, नहीं हो सकता ना। वो तुमको क्या हैंड ओवर करेगा? चाबी ले ले, कीज ले ले, वो तुम्हें कहेगा ये कीज ले ले। सिंबॉलिकली वो तुमको डिलीवर कर रहा है, सिंबॉलिकली वो तुमको घर डिलीवर कर रहा है। क्या डिलीवर कर रहा है बेटा? तो वैसे ही है सिंबॉलिक डिलीवरी। कुछ चीजों में सिंबल ही चलते हैं बेटा। सिंबॉलिक डिलीवरी क्या चलता है? सिंबॉलिक डिलीवरी। When there is a delivery of a thing, of a token of a transfer of something else, है ना? Token of a transfer of something else, that is delivery of goods in the course of transit may be made by handing over the document of title of goods, like bills of lading, railway receipt, delivery orders. The key of warehouse containing the goods is handed over to the buyer. Where actually delivery is not possible, there may be delivery of the means of getting possession of the goods। सिंबॉलिक डिलीवरी दोबारा पढ़ लीजिए एक बार। पहले मैं आपको आगे ले चलता हूं, देखना ध्यान से। कौन है बेटा ये? पुष्पराज, है ना? अगर तुमको पुष्पराज दिख रहा है बगल में, चंदन नहीं दिख रहा तुमको? चंदन। हाँ जी, देखिए, goods are said to be in a delivery state, deliverable state, when they are in such a condition that the buyer would under the contract be bound to take delivery of them। section 2 clause 3 आ गया। क्या आ गया? section 2 clause deliverable state किसे कहते हैं? for example, when A contracts to sell
timbers and make bundles thereof, the goods will be in the deliverable state after A has put to the goods in such a condition. बोलो कोई चीज समझ में आ रही है नहीं आ रही है बेटा? ये क्या है, मैं दोबारा बोलता हूं सुनना। एक सेक्शन आ रहा है आपके पास, सेक्शन नंबर 2, सेक्शन नंबर 2 क्लॉज 3, और ये डिलीवरेबल स्टेट। बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं डिलीवरेबल स्टेट के। देखो, आप गए, आप ना 11वीं क्लास में पढ़ते थे, याद करो, जब 12वीं में आए, 11वीं क्लास की बुक्स खराब हो गई आपके लिए, अब आपको क्या चाहिए? 12वीं क्लास की बुक्स चाहिए। आप किसी बुक स्टॉल पे जाते हो, बुक्स और कॉपियां लेने जाते हो, भाई उसने आपको ना 6 सब्जेक्ट की लगभग 10 से 12 किताबें आपको दे दी, और लगभग आपको 6 से 7 कॉपी रजिस्टर्ड दे दिए, रजिस्टर्स दे दिए। बताओ वो क्या कर रहा है? वो ना जो किताबें आपने ली हैं, जो आपने कॉपियां ली हैं, उसको ना एक बांध करके दे देता है ना, रस्सी से बांध करके दे देता है। देखा हो आपने, ऐसे ऐसे करके बांध करके और दे देता है आपको, इधर ही इधर ही। 2 बंडल आपके तैयार हो गए। कॉपी और किताबें जनरली इतनी हैवी होती हैं कि वो पॉली बैग में तो नहीं आ सकता, पॉली बैग में नहीं आ सकता, तो वो आपको बांध करके, क्योंकि ज्यादा किताबें कॉपी ला रहे हो, बांध करके आपको दे दिया उसने। आप बताओ उसने आपको वो गुड्स डिलीवरेबल स्टेट में डाल दिया या नहीं डाल दिया? वो गुड्स का डिलीवरी स्टेट हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? बोलो, होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा। आप टिम्बर लेने जा रहे हो, आपने कहा मेरे को 10 किलो टिम्बर चाहिए। भैया 10 किलो टिम्बर्स केजी में मिलते हैं टिम्बर्स। आपको 10 केजी टिम्बर्स जो है वो तौल करके साइड में रख दिया, और फिर उसको पैकिंग कैसे करेंगे? भैया उसको बांध करके तैयार कर दिया, डिलीवरेबल स्टेट है। तो बायर को ये समझ में आ जाना चाहिए कि ये डिलीवरेबल स्टेट है और इस स्टेट में मेरे को लेकर के जाना है, इस स्टेट में मुझे लेकर के इसको जाना है। बोलो, आ रही बात समझ में? सो नोट क्या है बेटा? गुड्स आर सेड टू बी इन द डिलीवरेबल स्टेट व्हेन दे आर इन सच कंडीशन, जब वो कौन? गुड्स उस कंडीशन में हो दैट द बायर वुड अंडर द कॉन्ट्रैक्ट बी बाउंड टू डिलीवर द ऑफ देम। ठीक है, डिलीवरी ऑफ देम, सेक्शन 2 क्लॉज 3। when a contract to sell timbers and makes bundle thereof, the goods will be in the deliverable states. goods कौन से स्टेट में होगा बेटा? डिलीवरेबल स्टेट में होंगे। बोलो जी, कोई डाउट है क्या? सिंबॉलिक डिलीवरी में एक बार और आ जाओ। when there is a delivery of a thing in the token of a transfer of something else, delivery of goods in the course of the transit may be made by handling over the document of title of goods। ठीक है, आ रही बात समझ में? कोई डाउट? चलो लिखिए, टॉपिक नंबर 7, डिलीवरी। देखो बेटा, डिलीवरी की डिफाइन हमने देखी है सेक्शन 2 क्लॉज 2 में। तो सेक्शन 2 क्लॉज 2 कुछ कह रहा है डिलीवरी के लिए। इसने बताया कि सर डिलीवरी का मतलब है, डिलीवरी मींस पहली चीज तो कह रहे हैं वॉलेंट्री ट्रांसफर ऑफ पोजेशन, वॉलेंट्री ट्रांसफर ऑफ पोजेशन, वॉलेंट्री ट्रांसफर ऑफ पोजेशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। सर एक पर्सन से दूसरे पर्सन को वॉलंटरी ट्रांसफर हो रहा है, क्या? गुड्स का। बेटा वॉलंटरी समझते हो ना, अपनी इच्छा से, जबरदस्ती नहीं है साहब, यहां पर जबरदस्ती नहीं है। ठीक है, फिर नीचे लिखा है
जनरल रूल ऑफ डिलीवरी, जनरल रूल ऑफ डिलीवरी। और बच्चे ये जनरल रूल बताता है कि अगर सेलर, जो ये सेलर है ना, अगर ये सेलर डूइंग एनीथिंग, ये कुछ भी करे, कुछ भी करे जिससे जो ये काम करेगा उससे इफेक्ट ये हो कि इफेक्ट ऑफ पुटिंग गुड्स इन पोजीशन ऑफ बायर, इन पोजीशन ऑफ, यहां लिख लेना बेटा, या ये लिखो, स्लाइड चेंज करते हैं, इन पोजीशन ऑफ बायर। मतलब जनरल रूल तो ये कहता है कि सर अगर सेलर ने कोई भी एफर्ट किया है जिससे कि वो गुड्स को बायर के पोजीशन तक पहुंचा पाए, मतलब उसने डिलीवरी की है, उसने क्या किया है, डिलीवरी किया है बच्चों। लिखिए इसको, जल्दी लिखिए बेटा। इन पोजीशन ऑफ बायर, इन पोजीशन ऑफ बायर। फिर सर फॉर्म्स ऑफ डिलीवरी बताओ कितने तरह के होते हैं। फॉर्म्स ऑफ डिलीवरी बेटा ये तीन तरह के होते हैं। पहला है एक्चुअल डिलीवरी, दूसरा है कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी, और थर्ड है बेटा सिंबॉलिक डिलीवरी। एक्चुअल, कंस्ट्रक्टिव एंड सिंबॉलिक। एक्चुअल डिलीवरी, कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी एंड सिंबॉलिक डिलीवरी, ये तीन तरह की डिलीवरी है बच्चों। हम बात कर लेते हैं पहले एक्चुअल डिलीवरी की। एक्चुअल डिलीवरी बेटा ये सेलर है और ये बायर है। जब सेलर बायर को डिलीवरी ऑफ गुड्स दे रहा है, डिलीवरी ऑफ गुड्स, गुड्स की डिलीवरी कर रहा है बेटा, जब सेलर बायर को गुड्स की डिलीवरी कर रहा है, डिलीवरी ऑफ गुड्स, ठीक है, तो इसको बोलते हैं एक्चुअल डिलीवरी। ये फिजिकली होता है, ये बच्चे फिजिकली होता है। जब सेलर बायर को डिलीवर कर रहा है गुड्स फिजिकली, तो उसको बोलते हैं एक्चुअल डिलीवरी। सो यही क्या है बेटा, मोस्ट कॉमन मेथड। अब दूसरे मेथड पे आ जाते हैं, इसका नाम है कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी लिखिएगा। When it is effected, जब ये हो जाए without change in possession, without change in possession, मतलब सिर्फ एक्नॉलेजमेंट से,
सिर्फ और सिर्फ एक्नॉलेजमेंट से हो जाए तो कहानी खत्म है बच्चों। कहानी बताया मैंने आपको, यहाँ पे वेयर हाउस है, यहाँ इस वेयर हाउस में मिस्टर ए का प्रोडक्ट है। इनिशियली मिस्टर ए ने गुड्स रखवाए हैं, गुड्स केप्ट। इन्हीं गुड्स को मिस्टर ए ना मिस्टर बी को बेच देता है। सेल गुड्स विदाउट चेंज इन पोजेशन। यानी मिस्टर बी को दिया क्या होगा उसने? ओनली एक्नॉलेजमेंट कि आज से ये गुड्स किसके हुए? तुम्हारे। आज से ये गुड्स तुम्हारे हुए, मेरा इन गुड्स से कोई लेना देना नहीं है। सो कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी इज दिस। अब आ जाओ बेटा थर्ड पॉइंट पे। लिख लिया क्या? थर्ड पॉइंट है हमारे पास सिंबॉलिक डिलीवरी। सिंबॉलिक डिलीवरी, सिंबॉलिक डिलीवरी। देखो बेटा क्या बोल रहे हैं, आप डिलीवरी कर रहे हो यहां पे, डिलीवरी ऑफ गुड्स या ऑफ अ थिंग इन टोकन ऑफ अ ट्रांसफर, इन टोकन ऑफ अ ट्रांसफर। मतलब क्या है इसका? इसका मतलब है दैट इज डिलीवरी ऑफ गुड्स गुड्स की डिलीवरी हो रही है इन द कोर्स ऑफ ट्रांजिट, इन अ कोर्स ऑफ ट्रांजिट। अब एक बात बताओ, जैसे मान लो कि मैंने गुड्स को ना ट्रक में लोड करा दिया और चेन्नई पहुंचने में 3 दिन का टाइम लगने वाला है, ये इन द कोर्स ऑफ ट्रांजिट होगा या नहीं होगा? सिंबॉलिक डिलीवरी हो चुकी है या नहीं हो चुकी? अब देखो यहां पर क्या होगा, यहां पर ना कुछ बिल्स होंगे, यहां पर कुछ बिल्स होंगे। जब मैं कोर्स ऑफ ट्रांजिट में जा रहा हूं ना, तो यहां पर कुछ बिल्स होंगे। बिल्स कौन से देखना जरा, यहां पे होगा बेटा, या तो बिल ऑफ लोडिंग, लोडिंग कराने का, या रेल से भेज रहा हूं तो रेलवे रिसिप्ट मिल जाएगा, रेलवे रिसिप्ट, या कोई डिलीवरी ऑर्डर होगा तो डिलीवरी ऑर्डर होगा या नहीं होगा? सो देखो इस तरह की चीजें जब आप सामने वाले को, बायर को सेल आउट, मतलब बायर को आप दे देते हो, तो ये भी क्या माना जाएगा बेटा? सिंबॉलिक डिलीवरी माना जाएगा। पहली चीज तो ये है बेटा, सिंबॉलिक डिलीवरी में पहली चीज तो ये है। इसके अलावा भी है क्या सिंबॉलिक डिलीवरी में कुछ? हाँ बेटा, सिंबॉलिक डिलीवरी में इसके अलावा भी दूसरी चीज देखना जरा। देखो जहां पर ना वेयर एक्चुअल डिलीवरी, जहां पर एक्चुअल डिलीवरी नॉट पॉसिबल, जहां पर एक्चुअल डिलीवरी पॉसिबल ना हो। फॉर एग्जांपल जैसे आपने हाउस खरीदा और आप बेसिकली ना जो ब्रोकर है उसके साथ उसके ऑफिस में बैठे हुए हो, तो क्या वो आपको उस ऑफिस में ला करके हाउस देगा क्या? अरे भाई आपने जो ऑफिस में बैठ करके डील की है, क्या वो अपना घर जो वो बेचना चाह रहा है वो उस ऑफिस में लेकर के चला आएगा?
नहीं भैया, वो क्या करेगा, वो आपको की हैंड ओवर कर देगा, आपसे पैसे लेगा और आपको क्या ओवर कर देगा, हैंड ओवर, की हैंड ओवर कर देगा बच्चों। इसको आप सिंबॉलिक डिलीवरी की कैटेगरी में रखोगे। कहां रखोगे, सिंबॉलिक डिलीवरी, बोलो कहां रखोगे, सिंबॉलिक डिलीवरी की कैटेगरी में रखोगे। ठीक है, सो जहां पर ना बेटा एक्चुअल डिलीवरी पॉसिबल नहीं है, वेयर द एक्चुअल डिलीवरी इज नॉट पॉसिबल, ठीक है, तो वहां पर क्या होगा बेटा, ओनली सिंबॉलिक डिलीवरी, वहां क्या होगा बेटा, ओनली सिंबॉलिक डिलीवरी। एग्जाम्पल मैंने बता दिया कि फॉर द परचेज ऑफ हाउस, की फॉर द परचेज ऑफ हाउस, हाउस परचेज करने के लिए जो आपने की ले रखी है बेटा, वो बोलो जी। करेक्ट है, समझ में आ रहा है डिलीवरी, हाँ जी बोलो, डिलीवरी समझ में आ रहा है क्या, देखो ना एक बार दोबारा देखो, डिलीवरी मींस व्हाट, वॉलंटरी ट्रांसफर, सेक्शन 2 क्लॉज 2 बोलता है क्या बेटा, वॉलंटरी ट्रांसफर ऑफ पोजेशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, बोलो ना, फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। जनरल रूल क्या है बेटा डिलीवरी का, कि सेलर जो है अगर कोई भी अटेम्प्ट करता है कि वो इफेक्ट होता हो, उसका इफेक्ट क्या होता हो, कि वो सेलर से बायर तक, पोजेशन जो है वो सेलर से बायर तक पहुंचता हो, तो उसको बोल देंगे कि सर ये डिलीवरी माना जाएगा। डिलीवरी तीन तरह के हैं, एक्चुअल, कंस्ट्रक्टिव, सिंबॉलिक। कितने बेटा, एक्चुअल, कंस्ट्रक्टिव, सिंबॉलिक। एक्चुअल में फिजिकल डिलीवरी होता है, क्या होता है बेटा एक्चुअल में, फिजिकल डिलीवरी। कंस्ट्रक्टिव में क्या होता है बेटा, गुड्स का पोजीशन चेंज नहीं होता बट ऑनरशिप चेंज हो जाती है, बट क्या चेंज हो जाती है, ऑनरशिप चेंज हो जाती है, कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। सिंबॉलिक डिलीवरी क्या होता है बेटा, जहां पर देखो या तो गुड्स ट्रांजिट के अंदर है, तो आपने लोडिंग का या रिसिप्ट का या फिर डिलीवरी ऑर्डर का कोई भी जो है वो दे रखा है किसको, बायर को, मतलब आपने क्या कर दिया है, आपने डिलीवरी कर दी है। या फिर जहां पर बेटा एक्चुअल डिलीवरी पॉसिबल नहीं है, वहां पर आपने जैसे की का एग्जांपल लिया मैंने, की डिलीवर कर दिया, ये क्या है, सिंबॉलिक डिलीवरी का पार्ट हो जाएगा। बोलो जी, क्लियर है या नहीं है, बोलिए क्लियर है या नहीं है, कोई डाउट है क्या यहां तक डिलीवरी में, नहीं ना, तो एक बार मुझे रिवाइज कराओ जरा डिलीवरी। हाँ जी, डिलीवरी में सेक्शन कौन सा लग रहा है, सेक्शन 2 क्लॉज 2, सेक्शन 2 क्लॉज 2, क्या बोला डिलीवरी के अंदर, डिलीवरी इज व्हाट, वॉलंटरी ट्रांसफर ऑफ गुड्स, ठीक है, फ्रॉम, और गुड्स का वॉलंटरी ट्रांसफर है ना भाई, फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, ठीक है, वॉलंटरी ट्रांसफर ऑफ पोजीशन ऑफ द गुड्स फ्रॉम द वन पर्सन टू अनदर, ठीक है। उसके अलावा का जो बेसिकली आपके पास डिलीवरी है वो कितने तरह की है, तीन तरह की, क्या है बेटा, तीन तरह की, पहला एक्चुअल, दूसरा कंस्ट्रक्टिव, तीसरा सिंबॉलिक। बेटा जनरल रूल क्या कहता है डिलीवरी का, जनरल रूल क्या कहता है कि अगर सेलर ने कोई भी एफर्ट किया है जिसका इफेक्ट ये आता हो कि वो पोजीशन चेंज करना चाहता है फ्रॉम द सेलर टू द बायर, तो उसको बोल देंगे कि भैया डिलीवरी हो गई है ना। डिलीवरी कब हो गई है, कब मानेंगे बेटा, जब उसने कोई भी अटेम्प्ट किया हो, ठीक है, करेक्ट है, आ रही है बात समझ में। अब सुनिए मेरी बात को जरा ध्यान से सुनिए, एक और सेक्शन यहीं पे आता है बेटा, सेक्शन 2 क्लॉज 3। आपने कौन सा सेक्शन पढ़ा था अभी, सेक्शन 2 क्लॉज, अब क्या पढ़ा रहा हूं मैं, सेक्शन 2 क्लॉज 3। देखो सर, डिलीवरेबल स्टेट क्या होता है, चलो मान लेते हैं, एग्जांपल सुनिएगा, मान लेते हैं कि आप में से एक बच्चा क्यूट सा बच्चा, वो बेटा वुड्स खरीदने जा रहा है, मान लेना ये वुड्स है, ठीक है ना, और ये बहुत सारे हैं, ऐसे बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं। यहां कौन होगा, सेलर होगा, कौन होगा यहां, सेलर। भाई वो सेलर के पास गया, सेलर को कहता है मेरे को लकड़ी दे दो, सेलर ने क्या किया, यहां से लकड़ियां उठाई और यहां रख दी,
और ये मिस्टर बुद्धू ये वहां ना 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे बीत गए और वहीं खड़ा है, और वो सोच रहा है कि भैया सेलर तो उसको कुछ तो देगा, अलग तरीके से देगा कुछ। फिर सेलर उधर से आता है, कहता है भैया आप गए नहीं अभी तक। बोला कैसे जाएं, आपने लकड़ी दी? कह रहे ये सामने रखिए ना, तौल करके ले जाओ। अरे भैया ऐसे ही ले जाएंगे? हाँ भैया इसको ऐसे ही ले जाते हैं, और कैसे ले जाओगे, बांध के दे दिया ना, लेके निकल जाओ। समस्या समझना कि तुम सामान खरीदने गए हो, और क्या काफी बार तुम्हारी बहस इस बात पे हो जाती है भैया कैसे ले जाएंगे, काफी बार तुमको इस चीज की प्रॉब्लम आ जाती है भैया किस तरीके से डिलीवरी होगी इसकी, होती है या नहीं होती? तो सवाल यही उठा कि डिलीवरेबल स्टेट किसे कहा जाए। कौन सी अवस्था ऐसी होगी जब हम मान ले कि भैया बायर इसे उठा और चुपचाप निकल ले, मतलब डिलीवरेबल स्टेट क्या होगा? समझ रहे हो? डिलीवरेबल स्टेट क्या होगा? जैसे अगर मान लो कि कल को आप फ्रिज लेने गए या टीवी लेने गए, और फ्रिज और टीवी की डिलीवरी जो है विदाउट कार्टन पैकेजेस, आपने देखा होगा उसमें कार्टन पैकिंग होती है या नहीं होती? लेकिन सोचो विदाउट कार्टन पैकिंग के आ रहा है आपके घर पे, आपको लगता है वो टीवी साबुत पहुंचेगा आपके पास? वो टेलीविजन ठीक तरीके से पहुंचेगा आपके पास? क्या वो फ्रिज विदाउट स्क्रैचेस पहुंचेगा आपके पास, लगता है आपको? नहीं ना। आपने देखा होगा कार्टन भी लगे हुए हैं, उसके अंदर फोम गद्दे वद्दे सारी चीजें लगी होती है, सो दैट कि वो हिले भी ना, डुले भी, गिर भी जाए तो भी दिक्कत ना हो, फर्क ना पड़े ज्यादा। होता है या नहीं होता? तो सवाल यही उठ रहा है साहब कि डिलीवरेबल स्टेट का मतलब क्या है? क्या मेरी बात समझ में आ रही है आपको? सेक्शन 2 क्लॉज 3 क्या कहता है, सुनिएगा ध्यान से। वो बता रहा है कि सर डिलीवरेबल स्टेट मतलब, डिलीवरेबल स्टेट का मतलब when goods are in such a condition, जब बेटा गुड्स उस कंडीशन में हो that buyer that buyer would buyer would under the contract be bound to take। ठीक है, देखो बेटा, जब कॉन्ट्रैक्ट हुआ ना, तो कॉन्ट्रैक्ट होते वक्त ना आपने ये डिसाइड कर लिया कि आपको डिलीवरी किस तरीके से मिलेगी। तो कह रहे हैं द गुड्स आर इन सच अ कंडीशन, गुड्स को उसी कंडीशन में रख दिया जाए जिस कंडीशन में बायर, जिस कंडीशन में बायर वुड अंडर द कॉन्ट्रैक्ट के अंदर वुड बी बाउंड टू टेक द डिलीवरी ऑफ देम, उसे उसकी डिलीवरी लेनी होगी। ही इज बाउंड टू टेक द डिलीवरी, ही इज बाउंड टू टेक द डिलीवरी। और बेटा देखो वो कंडीशन कैसी होगी, ये केस टू केस बेसिस पे डिपेंड करता है। जैसे टीवी के केस में मैंने बताया, फ्रिज के केस में मैंने आपको बताया, लेकिन लकड़ के केस में देखो, क्या उसको कार्टन पैकेजेस के अंदर देंगे आपको? नहीं देंगे ना। कॉटन बेल्स लेने जा रहे हो, क्या लगता है आपको कार्टन पैकेजेस में मिलेगा वो आपको? नहीं मिलेगा साहब ऐसा। सो यहां पर ना ये कॉमन सेंस अप्लाई करना पड़ेगा। क्या अप्लाई करना पड़ेगा यहाँ पे? कॉमन सेंस अप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप बायर के साथ किसी एक चीज पे कि भैया इस तरीके से डिलीवरी करना, भैया होम डिलीवरी करना, भैया घर पे दे करके जाना, भैया स्क्रैचेस नहीं होने चाहिए, इस तरह की कोई भी कंडीशन अगर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर मेंशन है, तो ऑब्वियसली कॉन्ट्रैक्ट के उस कंडीशन को ही आप लोग डिलीवरी की कंडीशन मान करके चलेंगे। बोलिए, कोई डाउट है क्या? नहीं है ना? नहीं है ना? बता तो दिया एग्जांपल कि भैया अगर मान लो कॉन्ट्रैक्ट किया आपने, और आपने सामने वाले व्यक्ति को कहा कि मेरे भाई ये जो प्रोडक्ट है वो मेरे को घर तक छोड़ करके जा, तभी मैं इसको डिलीवरी मानूंगा। तो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो बात कही है वो चीज होनी चाहिए।
कहानी खत्म है। ठीक है, बोलो जी, सेक्शन 2 क्लॉज 3 समझ में आ रहा है? डिलीवरेबल स्टेट क्या होता है? डन और एनी डाउट? समझ में आ रहा है सर? सेक्शन 2 क्लॉज 3 समझ में आ रहा है? मैं आपको यहां पढ़ा चुका हूं डिलीवरेबल स्टेट किसे कहते हैं। ठीक है, गुड्स आर सेड टू बी इन डिलीवरेबल स्टेट व्हेन दे आर इन सच अ कंडीशन दैट द बायर वुड अंडर द कॉन्ट्रैक्ट बी बाउंड टू टेक डिलीवरी ऑफ देम। एग्जांपल यही है, व्हेन अ कॉन्ट्रैक्ट टू सेल टिम्बर एंड मेक्स बंडल्स thereof, the goods will be deliverable state after A put the good in such a condition। मतलब क्या हुआ, ए और बी के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि भाई तू मुझे ना वुड के बंडल्स दे दियो, तो बंडल तो बना दे, बंडल बना के दे दिया मतलब डिलीवरेबल स्टेट स्टार्ट, है ना? डिलीवरेबल स्टेट हो गया। बोलिए, डाउट है क्या? नहीं है ना? चलो आ जाइए जी, आगे बात करते हैं बेटा टॉपिक नंबर 8 की। एंड द इंपॉर्टेंट टॉपिक इज दिस, डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू गुड्स। डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू गुड्स, देखिए आपका है तो कागज दिखाइए, दिख रहा है तुमको? आपका है तो कागज दिखाइए। अब भैया एक बात बताओ, देखते होंगे आप लोग चीजें ना काफी बार ट्रक के माध्यम से एक जगह से दूसरी जगह पे जाती है, और ये काम जो यहाँ पर बाबूजी कर रहे हैं, ये काम जनरली ट्रैफिक पुलिस वाले करते हैं, 5 नंबर वाले करते हैं। या तो आपका है तो कागज दिखाइए, हमें कैसे पता, क्या पता चोरी का हो। तो भैया इस सिंपल सा कॉन्सेप्ट, ये जो आपके पास है डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ऑफ गुड्स, ये वही है, आपका है तो कागज दिखाइए। बोलो जी, करेक्ट है? आ रही बात समझ में? देखिए मतलब आपको डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल, जहां पर देखो बात कर रहे हैं हम ना, यहां देखो सुन लीजिए ध्यान से, डॉक्यूमेंट तो समझ में आते हैं सर, टाइटल क्या? टाइटल मतलब ऑनरशिप। टाइटल मतलब क्या? किसका है? ऑनरशिप किसकी है वो बता दो जरा। टाइटल मतलब ऑनरशिप, तो डॉक्यूमेंट बता दो कि टाइटल यानी ऑनरशिप किसका है, डॉक्यूमेंट दिखा दो कि टाइटल यानी ऑनरशिप किसका है। बच्चों कह रहे सर क्या डॉक्यूमेंट देख लोगे आप, तो बोलते देखो या तो कोई बिल दिखा दो, किस चीज का? लीडिंग का। डॉक वारंट दिखा दो कोई, वेयर हाउस कीपर्स सर्टिफिकेट दिखा दो, वेयर हाउस के पास रहता है तो सर्टिफिकेट तो मिलेगा ना आपको, एक एक्नॉलेजमेंट तो मिलेगा। वॉर फिंगर सर्टिफिकेट दिखा दो, रेलवे रिसिप्ट दिखा दो, मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट दिखा दो, वारंट और ऑर्डर ऑफ द डिलीवरी ऑफ गुड्स दिखा दो, एंड कोई और डॉक्यूमेंट हो जो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में आपने प्रूफ के तौर पे रखा हो, पोजीशन आपका है, कंट्रोल आपका है गुड्स के ऊपर, वो दिखा दो साहब। कोई और डॉक्यूमेंट जो ये साबित करता हो कि ये गुड्स आपके हैं, इसका पोजीशन आपके पास है, इसका टाइटल, इसका कंट्रोल आपके पास है, वो दिखा दो, आइदर बाय एंडोर्समेंट और बाय द डिलीवरी द प्रोसेस ऑफ द डॉक्यूमेंट और द ट्रांसफर और रिसीव द गुड्स देयर बाय रिप्रेजेंटेड। मतलब क्या, देखो सुनो, एनी अदर डॉक्यूमेंट यूज्ड इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, ठीक है, जो सामान्यतः यूज किया जाता है। हो सकता है कि ऊपर वाले कोई भी डॉक्यूमेंट यूज ना किए जाते हो। ट्रक वालों को हमें माल देना होता है, ट्रक वालों को माल देते वक्त हम लोग क्या करते हैं, पीली पर्ची काट देते हैं, ले भाई इतना इतने पैसे तेरे को हम वहां पर दे देंगे, समझ रहे हो? तो कोई भी अदर डॉक्यूमेंट जो कि ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में वहां पे चलता हो, वो दिखा दो एज प्रूफ कि इसका पोजीशन, इसका कंट्रोल ऑफ गुड्स इज ऑफ ऑथोराइजिंग और purporting to authorize either by endorsement or by the delivery the process of the document। मतलब या तो ये आपका है या फिर जिसके पास जा रहा है ये उसका होने वाला है, ये दिखाइए। द डॉक्यूमेंट ऑफ ट्रांसफर और रिसीव द गुड्स हियर बाय रिप्रेजेंटेड, जो भी आपका डॉक्यूमेंट ऑफ ट्रांसफर होगा या फिर रिसीवेबल होंगे गुड्स के, वो सारी चीजें आप दिखा सकते हैं। बेटा एक बात बताओ, क्या बहुत सारे यहां पर हमारे पास ये बिल हो सकते हैं? ये जो बिल मैं आपको दिखा रहा हूं, ये जो चीजें आपको दिखा रहा हूं, ये इलस्ट्रेटिव है, इसमें और भी बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं। दैट्स व्हाई हम लोग क्या बोल रहे हैं, द लिस्ट इज ओनली इलस्ट्रेटिव एंड नॉट एग्जॉस्टिव। ऐसा नहीं है कि यही वाला बिल दिखाना पड़ेगा। ये लिस्ट कैसा है? ये लिस्ट है इलस्ट्रेटिव। कैसा लिस्ट है ये? इलस्ट्रेटिव लिस्ट।
नॉट एग्जॉस्टिव। कैसा नहीं है? समझते हो इलस्ट्रेटिव का मतलब क्या है? ये तो है ही है, इसके अलावा और भी बिल आ सकते हैं। एग्जॉस्टिव का मतलब क्या होता है? बस यही है, इसके अलावा और कोई बिल मानेंगे ही नहीं। तो यहां पर लिस्ट कैसा है? इलस्ट्रेटिव लिस्ट है। कैसा लिस्ट है बच्चों? इलस्ट्रेटिव लिस्ट है। बोलो ना कैसा लिस्ट है बच्चों? एनी अदर डॉक्यूमेंट, कोई भी दूसरा डॉक्यूमेंट विच हैज द अबव कैरेक्टरिस्टिक्स also will fall under the category, same category के अंदर आ जाएगा। दो, a bill of lading is a document of title। bill of lading क्या होता है बेटा? टाइटल डॉक्यूमेंट होता है। a mate's receipt is not, बल्कि एक मेट रिसिप्ट होता है, वो बेटा टाइटल रिसिप्ट नहीं होता। it is regarded at the law as merely as acknowledgement for the receipt of the goods। अब आ जाओ जरा एक बार ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिए, पहले बताऊंगा बेटा, अभी सुनिए। यहां देखो बेटा, आपने अभी जो पढ़ा वो पढ़ा डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल। क्या पढ़ा है अभी? डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल। और एक होता है टाइटल, एक क्या होता है? डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल। देखो, अ डॉक्यूमेंट amounts to the document of title only where it shows an unconditional undertaking to deliver the goods to the holder of the goods, holder of the goods। जबकि डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल क्या है? जैसे एक शेयर सर्टिफिकेट होता है, इज अ डॉक्यूमेंट शोइंग अ टाइटल बट नॉट द डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल। मतलब नहीं समझ में आ रहा? नहीं समझ में आ रहा ना? नहीं समझ में आ रहा? चलो ध्यान से सुनो बेटा, ये है शेयर सर्टिफिकेट। मान लेते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का शेयर सर्टिफिकेट है, ठीक है। यहां लिखा हुआ है कि मनीष रॉय ने 1000 शेयर्स लिए हुए हैं एट द रेट ऑफ 1000, मान लेते हैं ऐसा, ठीक है, एंड एक्सेट्रा। अच्छा, ये मनीष रॉय ना इस शेयर सर्टिफिकेट को किसी और को बेचना चाहता है। मान लेते हैं मैं अंकित को बेचना चाहता हूं, तो अब मेरा नाम यहां से कटेगा नहीं, बल्कि नीचे एक नया नाम आ जाएगा, अंकित। क्या आ जाएगा? अंकित। और वही 1000 शेयर्स 1000 रुपए या 1200 रुपए जितने पे भी मैंने इसको दिए उस पर दे दिए, ठीक है। फिर तीसरा बंदा, चौथा बंदा, पांचवा बंदा, सर पेजेस कम पड़ गए। अरे पीछे लिख लो, पीछे लिख लो। सर पीछे पूरा पेज भर गया, एक पेज और अटैच कर लो। समझ रहे हो? इस तरीके से बेटा ट्रांसफर किया जाता था। अब एक बात बताओ, सुनो, इस पे नाम किसका है? मनीष रॉय का। छपा हुआ नाम किसका है बेटा? मनीष रॉय का। देखो, अ शेयर सर्टिफिकेट इज ओनली अ डॉक्यूमेंट। ये क्या है बेटा? डॉक्यूमेंट है, शोइंग द टाइटल बट नॉट द डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल। ये टाइटल शो जरूर कर रहा है, ये डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल नहीं है, ऑनरशिप नहीं दिखा रहा, ये नहीं दिखा रहा कि ये मनीष रॉय का ही है। सबसे लास्ट में जिसका नाम होगा ये उसका होगा, सबसे लास्ट में जिसका नाम होगा ये उसका होगा। Or merely show that the person named in the share certificate is entitled to share represented by it, but it does not allow that the person to transfer the share mentioned thereby by mere endorsement on the back of the certificate and the delivery of the certificate। दोबारा पढ़ लीजिए, ये merely ये दिखाता है that the person named in the share certificate, ये सिर्फ ये दिखा रहा है कि जो पर्सन जिसका नाम शेयर सर्टिफिकेट में है is entitled to share the represented by it, बट इसका मतलब ये नहीं है that the person to transfer the share mentioned therein by mere endorsement। मैंने पीछे जो endorse किया है कि ये मैंने किसको भेज दिया है? अंकित को। उसको आप इसकी डिलीवरी नहीं दोगे, उसको इसकी डिलीवरी मिलनी चाहिए। करेक्ट है? बात समझ में आ रही है? तो देखो, डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल समझ में आ रहा है? डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल, इन अदर वर्ड्स मैं कह सकता हूं कि सर यहां पर ना ये एक्चुअली में आपको नहीं बताता कि ये किसका है। ये आप कह सकते हो ऑनरशिप राइट नहीं बताता। क्या आपको नहीं देता? ऑनरशिप राइट क्लेम नहीं कर सकते। मेरा डॉक्यूमेंट में नाम है तो इसलिए क्या हो गया? डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल। ये दिखा रहा है कि किसी जमाने में मैंने वो शेयर्स होल्ड किए थे, बट दैट डजंट मीन कि मेरे पास आज भी वो शेयर्स है। समझ रहे हो? दैट इज द डॉक्यूमेंट शोइंग द टाइटल। लेकिन डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल क्या होता है? जैसे अंकित के पास वो शेयर्स है, तो अंकित के लिए क्या होगा? ये डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल। क्या होगा ये? A document amounts to the document of title only where it shows an unconditional undertaking.
इसके लिए वो क्या है, अनकंडीशनल अंडरटेकिंग है। क्या है ये? जैसे मतलब कोई कंडीशन लगा है क्या इसके ऊपर? कोई कंडीशन तो नहीं लगा ना इसके ऊपर, है ना? ये 1000 शेयर्स इसके पास है, कोई कंडीशन तो नहीं है ना इसके ऊपर। अनकंडीशनल अंडरटेकिंग है। ही इज द रियल ऑनर मैन एंड टू डिलीवर द गुड्स टू द होल्डर ऑफ द गुड्स। ठीक है जी, बोलो कोई डाउट आ रहा है क्या? बोलो जी, इसमें कोई डाउट है क्या आप लोगों का? डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ऑफ गुड्स के अंदर या डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल के अंदर कोई कोई दिक्कत आ रहा है क्या? नहीं? पक्का बोलिए, कोई डाउट नहीं है। चलिए इसको लिखते हैं जरा। लिखिए, हेडिंग डालिए टॉपिक नंबर 8, डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ऑफ गुड्स। सेक्शन 2 क्लास 4। लिखिए, document of title of goods includes list is inclusive। लिखिए, the list is inclusive। डन। अब आप लिखिए, और डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल, और दूसरे में लिखिए डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल। डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल, देखो डॉक्यूमेंट है वो सिर्फ टाइटल शो कर रहा है, और एक डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल है वो एक्चुअली आपको टाइटल का डॉक्यूमेंट बता रहा है। ये बेटा अनकंडीशनल अंडरटेकिंग होती है। इसको मैं कह सकता हूं रियल ऑनरशिप। ये होता है बेटा रियल ऑनरशिप। और डिलीवरी ऑफ गुड्स जो है बाय रियल ऑनर ही होगा, बाय रियल ऑनर ही होगा। लेकिन डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल क्या है? ओनली नेम मेंशन्ड, यानी ये प्रीवियस ऑनर हो सकता है। नो पावर टू ट्रांसफर द टाइटल। टाइटल ट्रांसफर करने की पावर अब नहीं रह गई है।
ठीक है, ओनली एक्चुअल ऑनर, एक्चुअल ऑनर का नाम कहाँ होगा, लास्ट नेम इन शेयर सर्टिफिकेट में ट्रांसफर, में ट्रांसफर, ओनली द एक्चुअल ऑनर में ट्रांसफर। लिख लिया बेटा, कोई डाउट नहीं? चल, छोटा सा टॉपिक है, टॉपिक नंबर 9, मर्केंटाइल एजेंट। ये भी सुन लीजिए, आराम से बैठ जाओ बेटा। मर्केंटाइल एजेंट्स, एजेंट सेक्शन नंबर 2 क्लॉज 9। देखिए, इट मीन्स एन एजेंट। पहली बात तो देखो, मर्केंटाइल एजेंट और कोई नहीं है, बस ये एक एजेंट है। कौन है ये? एजेंट है। बोलो कौन है ये? एजेंट है। हु इज कस्टमरी कोर्स ऑफ बिजनेस हैज such as such agent authority either to sell goods or to consign the goods, consign the goods from the purpose of the sale, or to buy the goods, or to raise money on the security of the goods। दोबारा पढ़ लीजिए क्या बोल रहे हैं सर। मर्केंटाइल एजेंट, यही लिखवा देता हूं, लिखिए मर्केंटाइल एजेंट कौन होते हैं? तो पहली बात तो ये एजेंट होते हैं। एजेंट जानते हो ना बेटा कौन होता है? एक होता है प्रिंसिपल, एक होता है एजेंट। प्रिंसिपल के बिहाफ पे सारे एजेंट काम कर रहे हैं, जैसा प्रिंसिपल चाह रहा है ना वैसा एजेंट काम कर रहे हैं। करेक्ट है? सो एजेंट, ये पहली चीज तो एक एजेंट है। ये करेगा क्या? ये एजेंट करेगा क्या? अब इसका काम क्या? हाँ जी, इसका नाम समझ में आ गया, इसका नाम है एजेंट। ये काम क्या करेगा? काम है इसका सेल द गुड्स, सेल द गुड्स। एक बात बताओ, एमआरएफ के टायर्स, क्या एमआरएफ के टायर्स खुद एमआरएफ का मालिक आकर के बेचता है क्या? उसने क्या किया? उसने एजेंट को अपॉइंट किया और एजेंट जाकर के उसके बिहाफ पे क्या कर रहे हैं बेटा? गुड्स को सेल कर रहे हैं। या कंसाइन द गुड्स, एक जगह से दूसरी जगह भेजना है, कंसाइन द गुड्स, उसके लिए भी एजेंट अपॉइंटेड है। ये कंसाइन क्यों करते हैं बेटा? एक बात बताओ, फॉर सेल। भाई एक जगह से दूसरी जगह पे कंसाइन क्यों करते हो? फॉर सेल। करेक्ट है? तीसरी चीज, आप मनी रिसीव करते हो ऑन द सिक्योरिटी ऑफ द गुड्स। एजेंट क्या करता है? मनी रिसीव करता है। तो मतलब यार समझो, मर्केंटाइल एजेंट कौन होता है? जो सेल करता हो गुड्स को, जो कंसाइन करता हो गुड्स को, या फिर जो पैसा रिसीव करता हो, या फिर जो क्या करता हो बेटा? पैसा रिसीव करता हो, उसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे मर्केंटाइल। क्या बोलेंगे बेटा? मर्केंटाइल एजेंट। क्या बोलोगे? बोलो मर्केंटाइल एजेंट। तो मर्केंटाइल एजेंट समझ में आ रहा है क्या? मर्केंटाइल एजेंट समझ में आ रहा है? लिखिए, मर्केंटाइल एजेंट का मतलब क्या है? एजेंट जो क्या कर रहा है? सेल ऑफ गुड्स, कंसाइन द गुड्स फॉर सेल, और मनी रिसीव कर रहा है। इसको बोल देंगे कि सर ये मर्केंटाइल एजेंट होता है। याद रहेगा। मर्केंटाइल एजेंट सेक्शन बताओ, सेक्शन कौन सा है?
2 clause 9, 2 clause 9 is mercantile agent. बोलो जी, खत्म, खल्लास, फिनिश। ओके, इसके बाद क्या आता है सर? प्रॉपर्टी। बेटा प्रॉपर्टी वाला टॉपिक जो है ये नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं।